जावेद शेख वो वाकई एक प्ले बॉय है, एक खिलंदरा किस्म का आदमी है। पहली शादी इसने की जीनत मंगी नाम की एक लड़की से। जावेद शेख इस पर यह तबसरा करते हैं कि मुझे जिंदगी में एक ही बात का पछतावा है कि मैंने जीनत को तलाक क्यों दी। इस वक्त भी वो एक घर में रहते हैं, ऊपर जीनत रहती है और नीचे जावेद शेख रहते हैं। दूसरी शादी उन्होंने की सलमा आगा जिसका नाम है। 3 साल के बाद अलहदगी हो गई। इसको सदमा बहुत हुआ। उस परेशान बदहाल बेकार जावेद शेख के शाने पर एक हाथ आया। उसने मुड़ के देखा तो सामने नीली थी। उसने कहा क्या हुआ, आप क्यों उदास है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली दफा किसी ने एहसास किया उसके दुख का, और वो उस नीली के कंधे को इस्तेमाल करने के आदी हो गए। नीली जावेद शेख से शादी करना चाहती थी। जावेद शेख ने शादी क्यों नहीं की, ये भी एक राज है। कोई डॉन था कराची का, ये डर गई और इसने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया, और उसके बाद से आज तक नीली गुमनाम है। जावेद शेख ने शाहरुख खान से एक अनोखी फरमाइश की। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ लॉलीवुड के प्ले बॉय जावेद शेख की। जावेद शेख ने शाहरुख खान से आखिर वो कौन सी अनोखी फरमाइश की थी जो कि शाहरुख खान ने पूरी भी कर दी थी। जावेद शेख ने रेखा जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करने से इनकार क्यों कर दिया था। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने जावेद शेख के साथ रूडली बिहेव क्यों किया था। जावेद शेख की पहली वाइफ जीनत मंगी से उनकी डाइवोर्स के बाद भी आज वो एक घर में क्यों रहते हैं। जावेद शेख ने एक्ट्रेस नीली को वाकई में धोखा दिया था या बात कोई और थी, ये सब कुछ हमें बताया है नासिर अदीब साहब ने। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है, ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूँ। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम समीरा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ जावेद शेख के बारे में, जो कि प्ले बॉय के नाम से मशहूर है। बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। अब कुछ बातें हैं उनके बारे में जिसके बारे में आपने मुझे बताना है कि इनमें हकीकत है या नहीं। पहली बात तो ये कि वाइफ के साथ उनकी तलाक हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो उनके साथ एक ही घर में रहते हैं। दूसरी बात, जो एक्ट्रेस नीली थी जिन्होंने लॉलीवुड छोड़ दिया है, उनके साथ उनका बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था, एक अफेयर रहा। उन्होंने उनसे कहा हम शादी भी करेंगे, लेकिन उन्होंने बाद में इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनको सदमा पहुंचा और उन्होंने लॉलीवुड छोड़ दिया। तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? जावेद शेख जो है, ये सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, नाइस। मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा सफ़र ना सही, लेकिन उनके साथ मेरा ऐसा सफ़र रहा है कि ना मुझे उनसे कोई शिकायत है, ना उसे मुझसे कोई शिकायत है। क्या आज बात के है। बाद उनको शिकायत हो जाए तो मुझे नहीं पता। ठीक है। ठीक। एक मैंने प्रोग्राम किया था बहुत अरसा पहले, पत्नी किस चीज़ के, किस शख्सियत के बारे में किया था। उसमें जावेद शेख का जिक्र भी आया था, और मैंने उसके एक बात की थी जिसका जावेद शेख ने बुरा मनाया। मेरे तक जो रिपोर्ट पहुंची, अल्लाह बेहतर जाने सच है या नहीं। हालांकि वो बात मैंने मजाक की थी। पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वाहिद घराना है जो तकरीबन हिंदुस्तान के काफ़ी घरानों से मिलता जुलता है। मसलन वहाँ संजय दत्त घराना है, वहाँ राज कपूर फैमिली है, वहाँ अपना वो है फिरोज़ खान फैमिली है, एक काजल की फैमिली है, एक रानी मुखर्जी की फैमिली है, यश चोपड़ा की फैमिली है। जी। कहने का मकसद ये वो लोग हैं जिनकी पहली नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक है। जी, जी, जी। और उनके रिश्तेदार भी फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि फिल्म मेकिंग, फिल्म की डायरेक्शन, फिल्म की एक्टिंग, ये सारा कुछ इनकी घुट्टी में पड़ा होता है या इनके इर्द गिर्द हो रहा होता है। ठीक है। इनके लिए फिल्म इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ कोई भी चीज़ नई नहीं होती। हर चीज़ इनकी आजमाई होती है। मैं अब देखें ना, जावेद शेख को ले लें। जावेद शेख खुद फिल्म इंडस्ट्री का हीरो भी, डायरेक्टर भी, राइटर भी। ठीक। जी, जी। पहली बीवी से जिससे शादी की वो भी टीवी आर्टिस्ट थी। दूसरी शादी सलमा आगा से की, वो भी आर्टिस्ट थी। तीसरा जो बकौल आपके अफेयर था वो भी आर्टिस्ट थी। फिर सलीम शेख और सफ़िया शेख के भाई हैं। बहरोज़ सब्ज़ बारी के
वो बहनोई हैं और शौहरत साहब उस बारी के मामू हैं। मामू है बिल्कुल। मोमल शेख और शहजाद शेख के बाप है। ये सारे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, शाखें हैं बहुत सारी, शाखें हैं बहुत branches सारी। तो पहली तो ये बात ध्यान में रखें कि ये नहीं कि इधर से आई हुई चीज़ है, ये फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा परवरदा, ब्रांड और है। फिल्म इंडस्ट्री से ये पूरी फैमिली जो है ये जुड़ी हुई है और बड़ी संजीदगी से जुड़ी है, और इसको अपना ओढ़ना बिछोना समझती है और इसके लिए अपने आप को वक्फ कर रखा है। ये तो होगी इसकी फैमिली की बात। अब आते हैं सिर्फ, चूँकि आज जावेद शेख की ज़ात को डिस्कस करना है, तो जावेद शेख 8 अक्टूबर 1954 को रावलपिंडी में पैदा हुए, ठीक। बचपन से ही एक्टिंग का शौक़ था, शरारती भी थे, खिलंडे भी थे, और अच्छा। जैसे प्ले बॉय आपके लफ्ज़ बोला कि ये लॉलीवुड के प्ले बॉय भी हैं, तो प्ले बॉय जो लड़के होते हैं आपको पता ही वो कैसे होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। तो ये शौक़ इतना बड़ा कि 13 साल की उम्र थी, लाहौर से पिंडी से भाग उठे, भाग गए लाहौर आने के लिए कि भाई मैं जाके फिल्मों में काम करूँगा। अच्छा, ठीक है। अब किस्मत कह लें, बदकिस्मती कह लें, रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन का लाहौर जाने के लिए, बाप के गुमाश्ते आए, उन्होंने पकड़ लिए, पकड़ के बाप के सामने पेश किया, थप्पड़ खाए, गालियाँ खाई, मार खाई, कुट खाई, और उन्होंने वहाँ से उठाया और कराची भेज दिया। अपने उनके दोस्त से वहाँ पर उनके, इनका ख्याल रखो इसकी पढ़ाई वहाँ होगी, ये कराची में दाखिल करा दिए गए मदरसे में। फिर इन्होंने तालीम वहाँ मुकम्मल की और ये अपने बाप के दोस्तों के घर में रहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चोरी से चला जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो ये चोरी तो ना कर सके लेकिन हेरा फेरी करते रहे। मसलन ये इसमें इस दौरान PTV पे गए, वहाँ ऑडिशन दिया, एक बार दिया फेल, दूसरी बार दिया फेल, तीसरी बार दिया फेल, चौथी बार दिया फेल, पांचवी बार दिया फेल, छठी बार दिया फेल। अब इतने बार फेल होने के बावजूद भी इस चोर ने चोरी और हेरा फेरी नहीं छोड़ी। आखिरकार PTV में एक ड्रामा इनको मिला। वो ड्रामा क्या था, एक शार्ट था इनका, चाय लाकर रख देता है एक लड़का, बस। तो चाय बॉय, तो चाय ला के रख दी, ये इतने में खुश हो गए। फिर उसके बाद खैर आहिस्ता आहिस्ता इनको छोटे छोटे ड्रामों में काम, छोटे छोटे रोल मिलने शुरू हुए। लेकिन इनका डेब्यू हुआ 1974 में, कराची में एक फिल्म बनी धमाका के नाम से। अच्छा। ये वो दौर था जिस दौर में फिल्में बनती थी सिर्फ लाहौर में, लाहौर फिल्मों का गढ़ था। कराची में कभी कभी कोई फिल्म बनती थी। मसलन जहाँ तक मुझे याद है, मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जब एंटर हुआ 1973 में, तो उससे पहले जो इंडस्ट्री कराची की थी, वहाँ एक फजल अहमद करीम फजली थे, उन्होंने चिराग जलता रहा एक फ़िल्म बनाई, एक फ़िल्म वहाँ बन के आई, ऐसा भी होता है। एक फ़िल्म वहाँ एक रात शुरू हुई जो 10 साल बाद रिलीज़ हुई, और एक फ़िल्म ये धमाका के नाम से शुरू हुई, ठीक है। ये इब्ने सफ़ी एक बड़े मशहूर जासूसी राइटर थे, उनकी कहानी थी। तो फिल्म बनी और फिल्म बन के लगी, उसमें ये हीरो थे, और वो फिल्म जो है वो कामयाब नहीं हुई। फिर मैं वही बात कहूँगा कि धमाका ने धमाका नहीं किया। हाँ, कि बड़े लोगों के जब स्टार्ट होता है अक्सर नाकाम होता है, तो वो फिल्म भी नाकाम हुई। उसके बाद फिर इनको छोटी मोटी फिल्में मिलना शुरू हुई, ये काम करते रहे। लेकिन ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एज ए हीरो जो रजिस्टर हुए और लोगों ने इनको हीरो माना, वो फिल्म मेरी थी, उसका नाम था लाहौरी बदमाश। उसमें इन्होंने एक जाली बदमाश का रोल अदा किया था और वो बड़ा अप्रिशिएट हुआ, लोगों ने बहुत लाइक किया, तो इससे ये हीरो हो गए। फिर उसके बाद फिर उनको फिल्में मिली और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, और उनमें जो मार्का खेज फिल्में हैं इनकी, उन मार्का खेज फिल्मों में जीवा है, चीफ साहब है, ये काले चोर है वो भी मेरी फिल्म थी, और खुदा गवाह है वो भी मेरी फिल्म थी, लाहौरी बदमाश वो भी मेरी फिल्म थी। ये तो फिल्म थी ऐसी। तो इसके अलावा इन्होंने खुद बतौर डायरेक्टर 3 फिल्में बनाई। कौन कौन सी? पहली फिल्म इन्होंने बनाई मुश्किल। अच्छा, उस दौर में जिस दौर में इन्होंने फिल्म बनाई वो पंजाबी फिल्म का उरूज का दौर था, इन्होंने उर्दू फिल्म बनाई, और ऊपर से मुश्किल फिल्म का नाम था, कहानी भी कुछ मुश्किल किस्म की थी, लोगों की इतनी समझ में नहीं आई, लिहाजा ये कमर्शियली फिल्म इतनी कामयाब ना हो सकी। अच्छा। वो बतौर हिदायतकार इनकी पहली फिल्म थी। तो बतौर हिदायतकार दूसरी इन्होंने फिल्म बनाई, ये दिल आपका हुआ, वो फिल्म हुई सुपरहिट, कमर्शियल फिल्म थी और बहुत अच्छी थी। फिर एक तीसरी फिल्म, 3 फिल्में बनाई इन्होंने। तीसरी फिल्म एज ए डायरेक्टर बनाई खुले आसमान के नीचे। खुले आसमान के नीचे एक बहुत बड़ी हैवी प्रोजेक्ट की बजट की फिल्म थी,
और वो जनाब इधर उधर पर ऑस्ट्रेलिया में भी शूटिंग हुई, मुत्तहदा अरब अमारात में भी हुई, कहीं और भी हुई, पाकिस्तान में भी हुई। जी जी। बहुत महंगी फिल्म थी उस दौर में, लेकिन वो फिल्म कामयाब नहीं हो सकी, उस फिल्म में नुकसान हुआ प्रोड्यूसर का। ये 3 फिल्म उन्होंने एज ए एक्टर बनाई, 3 फिल्में इन्होंने हिंदुस्तान में की एज एन एक्टर। ओम शांति ओम में किया, तमाशा में किया, और एक फिल्म नमस्ते लंदन। अच्छा। जन्नत में भी शायद इन्होंने कोई छोटा मोटा रोल किया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये यादगार फिल्में हैं। ठीक है, बड़ी फिल्में, बड़ी फिल्में कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप ये कह सकती हैं कि ये आदमी जो प्ले बॉय था, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी हिट हुआ, ये टीवी के ड्रामों में भी हिट हुआ, जो हम टीवी पर भी चले, जियो एंटरटेनमेंट भी चले, दाएं बाएं भी चले, वहाँ भी हिट हुआ, और फिर हिंदुस्तान में भी इसको काम मिला। ये हिंदुस्तान में काम मिलने का यूँ कह लें कि ये उन चंद फनकारों में शामिल हो गया जिनको इंटरनेशनल एक्टर कह सकते हैं, यानी बाहर के मुल्क, जैसे बेग साहब भी गए, अपना कुइता गई, और खुदा आपका भला करे, और ये मीरा भी गई, और मायरा खान भी गई, मायरा खान भी गई, फवाद खान भी गया, सज्जल भी गई। तो इस तरीके से मतलब इसको हम भी पजीराई मिली। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर इस पर एक बैड पैच आता है। क्या? अच्छा, बैड पैच जब आता है, आपको पता है कि वो हमेशा आता है, हर आदमी पर आता है। उसमें दो बातें होती हैं। नंबर एक बात तो ये होती है कि इंसान की अपनी गलतियां कोताहियाँ होती हैं, जिसकी सज़ा मिलती है इंसान को कि वो अपने आप को ठीक कर ले। या फिर ये है कि इंसान इतना कामयाब हो जाता है कि अल्लाह से दूर हो जाता है, तो अल्लाह एक नोटिस भेजता है उसको, जिसको कहते हैं खिंचना या वार्निंग। तो उसमें थोड़ा सा वो बैड पैच आता है। इस पर भी आया, और लोगों ने कहा कि जावेद शेख ख़त्म हो गया, फलां हो गया, कुछ नहीं, अब फिनिश है, कुछ नहीं। लेकिन बात यह है कि बात वही है कि दुनिया में किसी इंसान के पास ये इख्तियार नहीं कि किसी को मकाम से नीचे फेंक दे, किसी को ख़त्म शुद्ध कर दे, या कह दे कि ये ख़त्म हो गया, बस हो गया, ख़त्म हो गया। ऐसे नहीं है, ये सारे इख्तियारात अल्लाह के पास है। लिहाजा वो जो जावेद शेख थे वो बहुत मायूस भी थे, और दोस्तों ने भी मुंह मोड़ा, और सब ने। क्या हुआ क्या था? लेकिन उसमें एक खूबी क्या थी, उसने इस सारे दौर में अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, उम्मीद नहीं छोड़ी। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह रहे कि अल्लाह से जो उनका एक रिश्ता था कि जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह बेहतर करेगा। अगर अल्लाह ने मुझे एक मकाम देकर नीचे फेंक दिया तो अल्लाह मुझे ऊपर भी ला सकता है। लिहाजा वो गायब नहीं हुए। जैसे अक्सर लोग जब इंडस्ट्री उनको मुंह नहीं लगाती तो वो घरों में बैठ जाते हैं और सिर्फ अपने फैमिली तक महदूद रह जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डिप्रेशन में नहीं है, ठीक है जी। इस डिप्रेशन से बात याद आ गई। आगे बात चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि ज़ाती तौर पर मैं जिस जावेद शेख को जानता हूँ वो क्या है। ज़ाती तौर पर मैं जिस जावेद शेख को जानता हूँ वो वाकई एक प्ले बॉय है, एक खिलंदरा किस्म का आदमी है। खुश रहना जानता है, खुश रखना जानता है, खुश लिबास है, खुश लिबासी को पसंद करता है, खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो दस्तरखान उसका हमेशा वसी रहा है। उसने ज़िंदगी में कभी भी, शायद मेरा अपना रिज़ल्ट है जो मैंने निकाला है और उसकी आदत से निकाला है कि मैंने शायद उसने ज़िंदगी में कभी अकेले खाना नहीं खाया होगा, बहुत कम खाया होगा। मतलब अगर खाया होगा तो लोगों के साथ बैठकर खाया होगा। दोपहर का खाना, यहाँ तक रात के खाने का ताल्लुक़ है तो रात के खाने को उसने मतलब पैक ज़रूर लगाने होते हैं और कभी अकेले नहीं लगाए, साथ किसी को बिठाया और इकट्ठे खाने खाया, दोस्तों की महफिलें जमाई। मैंने जो अपनी लाइफ में जब तक वो मेरे साथ करीब रहा, कराची जाने से पहले, तो मैंने जो देखा उसने जो कमाया उसने महफिल के लिए कमाया, अपने लिए नहीं कमाया। मतलब जो कमाया आप सामने, कुछ आपको खिला दिया, कुछ खुद खा लिया, कुछ दाएं खा गए, कुछ बाएं खा गए। शाह खर्च है, शाह खर्च कह ले, बल्कि किसी हद तक आप फजूल खर्च भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पैसा जो आता है वो बेशक ज़रूर से जब ज़्यादा आता है तो उसका ये मतलब नहीं कि सारा खर्च कर दो, उसका ये मतलब है कि जमा भी करके रखो। लेकिन एक उसकी गुड लक क्या है, क्या कि वो शाह खर्च होने के बावजूद भी तंग दस्त नहीं हुआ, माशाल्लाह। वो गरीब नहीं हुआ, और उसका दस्तरखान चलता रहा, उसकी विस्की चलती रही, उसका जो भी था सिलसिला, जैसे भी वो उसका रंग ढंग था। जो आज से लाहौरी बादशाह जो रिलीज़ हुए, मेरे ख्याल में उसको रिलीज़ हुए तकरीबन 40 साल का करीब अरसा हो गया होगा, या इससे कम या ज़्यादा, 2 साल हो सकते। तो 40 साल पहले का जो जावेद शेख था, आज भी जावेद शेख वही है, माशाल्लाह। क्या बात, कोई तब्दीली नहीं आई, कराची जाकर भी कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा।
और मैं समझता हूँ कि वो किसी ने कहा था ना, एक बुज़ुर्ग से किसी ने जाकर शिकायत की, जी मेरी रोज़ी तंग हो गई, तो उसने कहा अपना दस्तरखान वसी कर दो। तो शायद इसने वो सुन लिया था। इसने जब आया तो दस्तरखान वसी कर दिया और उस दस्तरखान को इसने समेटा नहीं, वो वसी ही रहा। तो साहब ज़ाहिर दस्तरखान पर जो आते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, तो वो भूलते तो नहीं हैं। जितने भी कोई कमज़र्फ़ इंसान हो, जब किसी के घर अक्सर जाता है, खाता पीता है, तो वो उसको आदमी याद रहता है। फिर वो उसका रिटर्न देता है किसी न किसी सूरत में। और वो रिटर्न 2 सूरतों में होता है। अमली सूरत में ये होता है कि वो उसको काम दिला देता है। मसलन वो हीरो है तो कहेगा यार इसको काम दो, अगर डायरेक्टर है तो कहोगे इसको डायरेक्शन दो। अगर ये नहीं कर सकता तो वो महफ़िल में उसकी तारीफ़ ज़रूर करेगा, यार वो बहुत अच्छा आदमी है, यार वो बहुत अच्छा इंसान है। वो तारीफ़ लोग जब सुनते हैं तो फिर लोग कहते हैं यार अगर इस कह रहे हैं कि अच्छा है, तो फिर यार उसको एक्टर ले लो, कुछ भी कर लो। तो वो फिर लोगों के दिलों से और लोगों के दिमागों से निकलता नहीं। अच्छा। उसका वो जो रवैया होता है सोसाइटी और इंसानों के साथ, हाँ जी। वो रवैया उसे लोगों की नज़रों से, लोगों के दिलों से, लोगों के दिमागों से इधर-उधर नहीं होने नहीं होने देता। देते। और ये खुद भी नहीं हुआ, ये उस डिप्रेशन के दौर में बजाय इसके कि डिप्रेस्ड होकर घर बैठ जाता, उस बैड पैच में ये रोज़ाना स्टूडियो आता था, दोस्तों के साथ हँसता खेलता था, कभी काम नहीं माँगता था, लेकिन अच्छा, आता था। हाँ, आते थे, आते थे, आते-जाते रहते थे, काम नहीं छोड़ा हाँ, अपना? बिल्कुल बाकायदे से गप लगाना, ये करना, वो करना। अपना एक कमरा लिया हुआ था उन्होंने स्टूडियो में, अच्छा। उस कमरे में आते थे, हाँ, हाँ। चपरासी वगैरह बैठा होता था, मैं आया, आप आए, चाय पिए, गप मारी, चले गए। उस दौर में फिर एक आदमी इनको मिलता है जो इनका फ़ैन था। उसने कहा जावेद शेख साहब आप काम क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा यार मुझे कोई काम नहीं देता, मेरे पास नहीं काम है तो मैं माँग सकता नहीं। उसने कहा आप फ़िल्म बनाएँ। उसने कहा फ़िल्म पर तो पैसे लगते। उसने कहा मैं 5 करोड़ रुपया लगाने के लिए तैयार हूँ। 5 करोड़? जी, ओह उस माय दौर में। गॉड! क्या बात! फिर जावेद शेख ने ये दिल आपका हुआ बनाई फ़िल्म और सुपर हिट हुई और जावेद शेख फिर जनाब वापस फ़ील्ड में आ गए। वापस आए। फिर जीवा फ़िल्म इन्होंने बनाई, उसमें फिर कमाल हुआ। तो इसकी जो और गुड लक देखें जी। कि जब पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री लाहौर वाली डूब गई, तो उसके साथ सारे डायरेक्टर, सारे एक्टर और तकरीबन सारे राइटर भी डूब गए। ठीक है? इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई। कहाँ? कराची। अब कराची में इंडस्ट्री शिफ्ट हुई, तो अब देखिए गुड लक 2 आदमी की गुड लक है कि 2 आदमी जो है उसको अल्लाह ताला ने उन 2 आदमियों को ज़िंदा रखा उस दौर में भी। उनमें सर-ए-फ़हरिस्त जावेद शेख थे और दूसरे नंबर पर मैं था। वाह! मतलब क्या मैं बात! भी एज़ ए राइटर काम करता रहा। माशाल्लाह, नई माशाल्लाह। इंडस्ट्री में घुस गया खा, वो एक ही फ़िल्म में थी मेरे पास लेजेंड ऑफ मौलाना जो 5-6 साल बनती रही, हाँ, हाँ। लेकिन मैं इन हो गया। इन हो गए। और इन होने का फील्ड से ये था बाहर कि निकले। सारी इंडस्ट्री को पता चल गया कि यार ये राइटर है। हाँ, अच्छा, जावेद शेख वहाँ कराची में इन हो गए हाँ। और कराची में ऐसे इन हुए कि कमाल इन हुए। कराची में पहली फ़िल्म बनी नामालूम अफ़राद। नई कराची की नई इंडस्ट्री की पहली फ़िल्म जो कराची में बनी वो थी नामालूम अफ़राद। उसमें जावेद शेख थे। फ़िल्म हाँ जी, सुपर हिट हुई। जी। फिर उसके बाद नामालूम अफ़राद 2 2 बनी, भी बनी, बिल्कुल। उसमें भी थे। फिर जवानी फिर नहीं आनी बनी, उसमें भी थे। फिर 7 दिन मोहब्बत के क्या वो बनी, उसमें भी थे। तो रॉन्ग नंबर में भी थे। हाँ ये जी। सारी हिट फ़िल्में हैं। यानी आप यूँ देख रहे हैं कि जावेद शेख वहाँ भी, यहाँ भी जिस तरीके से महफ़िलें थी, वहाँ भी महफ़िलें जमने शुरू हो गई। यहाँ भी काम था, वहाँ भी काम है और आज जावेद शेख के बगैर कोई फ़िल्म नहीं बनती। लाहौर में भी शुरू होती है ना फ़िल्म, जी। तो कराची से जावेद शेख को कास्ट किया जाता है क्या बात! और कराची में जब फ़िल्म बनती है तो साफ सारे जावेद शेख हर दूसरी होते फ़िल्म ही में होते हैं। मौजूद होता है। बिल्कुल। और मज़ेदारी की बात यह है कि उसने कभी किसी को फ़ोन करके ये नहीं कहा कि मुझे फ़िल्म दो। लोगों ने खुद अप्रोच किया। लोग खुद उसको प्रेज़ करते हैं। उसका एक ही जो अच्छा अमल है ना, वो जो अल्लाह को भी शायद पसंद है, वो ये है कि उसका 2 दरवाज़े कभी बंद नहीं हुए। एक घर का दरवाज़ा, एक दिल का दरवाज़ा। क्या बात! घर का दरवाज़ा भी खुला रखता है। जब घर के अंदर कोई आता है, दिल का दरवाज़ा खोल देता है, महफ़िल सज जाती है, टेबल सज जाती है। बड़ा दिल है, बड़ा दिल हाँ, है। आने वाला जो ख़्वाहिश करता है उसे मिलता है। मिलता है। ये क्या बात! जावेद शेख की बारे में मैं असल बातें जो जानता हूँ, ये वो बातें हैं जो सच्ची हैं और जिनके ऊपर मैं खुद गवाह हूँ। अब मैं उस बातों की तरफ आते हैं जो मुझे आपने कही हैं या कुछ वो बातें मशहूर हैं। जी। उसमें सबसे पहली बात जो है वो हम आते हैं इसकी पहली शादी की तरफ, कि एक पहले इसकी शादियाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहली शादी इसने की ज़ीनत मंगी नाम की एक लड़की से जो टीवी आर्टिस्ट थी। उस वक्त जावेद शेख अपने कैरियर के अरूज पर थे। अच्छा। शादी हो गई,
और उसमें 2 बच्चे पैदा हुए। एक का नाम रखा गया शहजाद शेख और एक का नाम रखा गया मोमल शेख। वो बच्ची थी, वो भी दोनों इस वक्त आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट हैं, बड़े ठीक, आर्टिस्ट हैं। बदकिस्मती कह लें या जैसे होता है ऐसे कह लें, या अक्सर जैसे होता है तो हो जाता है ऐसे कह लें। वजूहात आज तक, ये कैसी क्लासिक बात है, तलाक हो गई, जीनत से अलहदगी हो गई, सब कुछ हो गया। और जावेद शेख ने भी इतराफ़ किया कि तलाक हो गई, उसने भी इतराफ़ किया, वो अपने बच्चे लेकर अलग चली गई। आज तक ये पता नहीं चला कि तलाक क्यों हुई। इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी है ना अजीब बात। और ये जो कॉन्फिडेंशियल होती है, ये क्रेडिट जो है ये जावेद शेख को नहीं जाता। मेरे हिसाब से ये क्रेडिट जाता है उनकी बीवी जीनत को, क्योंकि औरत जब फटती है, जब मर्द के ख़िलाफ़ उसे छोड़ के दूसरी शादी करता है या दाएं बाएं घूमता है, तो फिर वो फटती है तो लावा निकलता है, तो वो फिर जो मुंह में आता है वो कहती है इसने ये किया, वो किया, ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, इधर था, उधर था। उसने अलहदगी इख्तियार कर ली, तलाक हो गई, लेकिन उसने जावेद शेख के बारे में ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। उसके कैरेक्टर पर उसने कोई हर्फ नहीं रखा, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि अगर शिकायत करती तो पता चल जाता आवाम को, प्रेस को, किस वजह से हुई तलाक। तो जब एक औरत ज़ुबान बंद करके बैठ गई तो कैसे पता चले। तो लोगों ने यह समझा, उसकी खामोशी से लोगों ने जावेद शेख को मुजरिम समझा, और उन्होंने इसलिए मुजरिम समझा कि यार वो लड़की तो बोलती नहीं, उसने तो कुछ कहा ही नहीं इसके बारे में कि ये गलत था, ये ऐसे करता था, वैसे करता था, तो यकीनन इसमें कोई गड़बड़ हो गई, वो उसे छोड़कर चली गई। एनी हाउ, वो कहते हैं ना, अगर 2 आदमियों का साथ बहुत लंबा चलना शुरू हो जाए तो मशहूर है कि उनमें एक बहुत अच्छा होता है, और अगर 2 आदमियों का साथ अचानक टूट जाए तो मेरा ये मानना है कि उनमें एक ज़रा ख़राब या बुरा ज़्यादा होता है। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा ख़राब था, इसका फ़ैसला हम आवाम पे छोड़ देते हैं, लेकिन हम इनको आवाम को कुछ हक़ाइक़ बताते हैं जिससे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। मसलन जीनत ने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को अपने बाप के बारे में कभी गलत बात नहीं की। वाह, आला ज़र्फ़ी है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने बच्चों को बाप से मिलने से नहीं रोका, बल्कि यहाँ तक है कि उनका जो बेटा शहजाद शेख है वो कहता है कि हमारी मामा जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो हमें अपने बाप के पास भेज देती थी लाहौर, कि वहाँ जाओ अपने रिश्तेदारों से मिलकर और बाप से मिलकर, और हम गर्मी की छुट्टियाँ यहाँ गुजारते थे। और जावेद शेख इस पर यह तबसरा करते हैं कि मुझे ज़िंदगी में एक ही बात का पछतावा है, अच्छा, कि मैंने जीनत को तलाक क्यों दी, हमारी अलहदगी क्यों हुई। अच्छा, उनसे भी पूछा गया अलहदगी क्यों हुई, उन्होंने भी नहीं बताया। होता है ना, बीवी पर इल्ज़ाम लगा देता है, ऐसी थी वैसी ना। उनके पास यार ये बात ऐसी है कि काश ये अलहदगी ना होती। और आज अगर मेरे बच्चे जो हैं वो खुश हैं या अपनी अच्छी पोजीशन पर हैं, तो इसमें मेरा क्रेडिट नहीं है, इसमें मेरी बीवी का, जीनत का क्रेडिट है कि उसने मेरे बच्चों को संभाला, बहुत अच्छी परवरिश की। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को तस्लीम किया खुद कि मुझे बहुत दुख है कि मैं अपने बच्चों को वो वक्त नहीं दे पाया जो उनको देना चाहिए था, लेकिन मुझे ये भी खुशी है कि जब दोबारा हम हमारे वो बहाल हुए ताल्लुकात, कि यानी एक घर में हम फिर रहने लगे, अच्छा, तो फिर मैंने अपने बच्चों को बेपनाह वक़्त दिया, और इस वक्त भी वो एक घर में रहते हैं आपकी इत्तला के लिए। जीनत मंगी और जावेद शेख जी, एक ही घर में ऊपर जीनत रहती हैं और नीचे जावेद शेख रहते हैं। ठीक है। शहजाद शेख ने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला, मुझे उसका बड़ा ही मज़ा आया। क्या कहता है कि हमने अपने बाबा से कहा इधर आ जाओ, हमारे बाबा आ गए और हम इकट्ठे रहते हैं कि घर में माँ हमारी ऊपर रहती है, बाप हमारा नीचे रहता है, तो बच्चे कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही होता है ना मेरे ऐसे शक्ल में। कहता है कि लेकिन उनके झगड़े आज भी वही हैं जो कभी थे, उन्हीं बातों पे होते हैं झगड़े। हाँ, लेकिन वो किन बात पे होते हैं, झगड़े क्या होते हैं, ये शहजाद शेख ने भी नहीं बताया। अच्छा, लेकिन इससे एक बात ज़रूर साबित होती है कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मुज़स्सिर थे, दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत थी। अगर जावेद शेख ने बरमला कह दिया है कि मुझे पछतावा है, तो यकीनन ये पछतावा जीनत को भी होगा। ये अलग बात है उसने प्रेस में आकर ना बात की हो, लेकिन
उसका उसको अपने घर में लेकर रखना और उसके साथ रहना ही इस बात का सबूत है कि पछतावा उसको भी हुआ हो। और जज्बात आज भी जिंदा हैं। जज्बात आज भी ज़िंदा है, लेकिन बात वही है कि शरअ शादी की दोबारा इजाज़त इस तरह से नहीं देती देता, नहीं है। बिल्कुल। एनी हाउ, ये तो था ज़ीनत के साथ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा जो मैंने आपको सुना दिया। इसमें आपके कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपको कुछ नहीं मिले होंगे। डेफिनेटली। अब आते हैं बड़े नाजुक मसले पर, बात आते हैं दूसरी शादी इन्होंने की, तो वो भी एक आर्टिस्ट से की। वो थी इन्होंने एक बरतानिया नजाद वो आर्टिस्ट थी, सलमा आगा जिसका नाम है। और सबसे पहले सलमा आगा से मैं और यूनुस मलिक मिले थे लंदन में, जब हम जट लंदन 79 में शूटिंग के लिए गए, तो वहाँ सलमा आगा को हमसे मिलाया। जिस आदमी ने मिलाया वो राज कपूर की फैमिली का कोई आदमी था, और उसने ये कहकर मिलाया कि ये इसका ताल्लुक़ राज कपूर फैमिली से है। तो इसको हमने देखा, हमें अच्छी तो लगी, लेकिन हमारे पास उस वक्त गुंजाइश नहीं थी, और जो फिल्म हम बना रहे थे उसमें आसिया बेगम यूरन थी। जी। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि फैसला इस बात का डायरेक्टर करता, मैं तो वैसे एज ए राइटर साथ जाता था कि यूनुस मलिक ने उनसे क्या कहा या क्या कोई वादा किया। बहरहाल ये एक मुलाकात वहाँ हुई थी। उसके बाद फिर पता चला कि सलमा आगा पाकिस्तान में आ गई किसी फ़िल्म में, निकाह के नाम की कोई फ़िल्म थी, संगीता बेगम डायरेक्टर थी, अच्छा। उसमें उन्होंने काम किया। वहाँ जावेद शेख के करीब आए और इनकी सलमा आगा से शादी हो गई। अच्छा। लेकिन ये शादी सिर्फ 3 साल रही और 3 साल के बाद अलहदगी हो गई, तलाक हो गई फिर तलाक से। हो गई। इस तलाक के बारे में जावेद शेख ने कभी नहीं कहा कि मुझे अफसोस है, सिर्फ ज़ीनत के सिलसिले में कहा। और सलमा आगा ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि मुझे कोई अफसोस है, वो भी अलग हो के चली गई। लेकिन इसको सदमा बहुत हुआ जावेद शेख। जावेद शेख को, जैसे पहली बार यूँ कह लें कि डिप्रेशन में चला गया, इसलिए कि दुख इसको था कि ज़ीनत सी अलहदगी ना होती, मैं बच्चों से दूर ना होता। तो इंसान जितना भी आगे हो, जितना भी ऊपर चला जाए, तो जंजीरें जो पाँव की है ना, वो पाँव में ही रहती हैं। तो औलाद पाँव की बेड़ी होती है बाप की, हर मर्द की। तो वो कहीं भी चला जाए, आसमान पर भी चला जाए, तो बेड़ी साथ जाती है। तो वो उसको पछतावा था। ऊपर के बाद फिर उसने सलमा आगा के साथ दिल लगाया, या जो भी कह दे। तो या ज़रूरत भी होती है एक मर्द की कि भाई नौजवानी में सेपरेशन होगी तो मैं शादी कर लूँ, हाँ जी, हाँ जी। बजाय इससे कि बुराई करूँ। कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बिल्कुल, बात है, बिल्कुल। निकाह कर लिया। लेकिन 3 साल बाद जब इख्तलाफात हुए और वो भी अलग हो गए, तो इसको बहुत सदमा हुआ और ये डिप्रेशन में रहा। वो दौर इसका मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि ये सेट पर आते थे, वो जावेद शेख जो आती, मेरे साथ मजाक, आपके साथ मजाक, उसको कुछ जुगत लगा दी, उसको लगा दी, कुछ सुन ली, यार वो ले आओ, ये खाते हैं, वो करते हैं, फलां करते हैं, कुछ नहीं, कुर्सी पर आकर बैठा और खामोश बैठा हुआ, चुप, अलग एक दर, न किसी असिस्टेंट से बात, ना कोई। अगर किसी ने बुलाया, कहता यार जब शार्ट हो तो मुझे बता देना, मैं शार्ट देने आ जाऊँगा, बस दैट्स ऑल। उदास यूँ कह लें कि टूटी हुई पतंग की तरह एक आदमी था उस पोजीशन में। उस परेशान, बदहाल, बेकार, बेबस और कुचले हुए और बिखरे हुए जावेद शेख के शाने पर एक हाथ आया। ये एक राइटर की अब बयान है, हुआ ऐसे ही होगा। अच्छा। बताया नहीं कि न मुझे जावेद शेख ना नीली ना कहीं ये लिखा हुआ है। हाँ। लेकिन उस अकेले और तन्हा आदमी के शाने पर एक जनाना हाथ आया। उसने मुड़ के देखा तो सामने नीली थी। उसने कहा क्या हुआ, आप क्यों उदास हैं? आप तो हर वक्त हंसते खेलते थे, हंसाते थे, खिलाते थे। आप जिस सेट पर होते थे वहाँ तो उदासी होती नहीं थी। आज इस सेट पर, जब भी सेट पर आते, सारे सेट को आप उदास कर देते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, बताओ। नहीं, कुछ नहीं। सलमा आगा से अलग होने का दुख है। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये आंसू जो थे, इस बात के 2 बातें थी। एक, पहली दफ़ा किसी ने कंधा ऑफर किया रोने के लिए, और दूसरा, पहली दफ़ा किसी ने एहसास किया उसके दुख का। ये चीज़ उसको बहुत अच्छी लगी और वो उस नीली के कंधे को इस्तेमाल करने के आदी हो गए। नीली उनको दिलासा देने की खूगर हो गई। वो उसको दिलासे देती रही, वो उसको समझाती रही, तुमने आगे जाना है, तुमने काम करना है, ये है, वो है। अच्छा, आप ऐसा करें, आज शाम मेरे साथ खाना खा लें, आज वहाँ चल के चाय पीते हैं, आज वहाँ कॉफ़ी पीते हैं। तो जावेद शेख तो खुद आपको पता खिलाने पिलाने का मास्टर था। नहीं नहीं, आप नहीं खिलाएंगे, आप मेरे पास आ जाए, मैं खिलाता हूँ। आप ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। हाँ। ये जब इस किस्म की सिलसिले शुरू हुए जी, तो मैं हल्फन कह सकता हूँ कि उनके दरमियान अफेयर नहीं था। अच्छा, अफेयर नहीं था जावेद शेख और नीली का? ये एक इंसानी प्यार मोहब्बत की थी, लेकिन हमने इसको अफेयर बना लिया।
मीडिया ने मीडिया ने। वजह यह है कि एक उन्होंने ये नहीं देखा कि ये आदमी नीली के पास क्यों बैठा है, नीली के घर क्यों गया, ये क्यों चाय पीने के गया है, नीली ने क्यों बुलाया, नीली को उसने क्यों बुलाया, ये नहीं किसी ने सोचा। उनको सलमा आगा के साथ सेपरेशन नज़र नहीं आया, वो दुख नज़र नहीं आया। उसकी एक वजह थी, वो ये समझते कि जावेद शेख एक प्ले बॉय और दिल फेंक किस्म का आदमी है, ये हर लड़की का आशिक हो जाता है। सना के साथ भी इसको जोड़ा गया, लेकिन ऐसी बात थी नहीं। जो दिल फेंक होते हैं ना समीरा जी, उनको अपनी बीवी को तलाक देने के बाद दुख नहीं होता, क्योंकि उन दिल फेंक होते हैं ना, एक से दिल उठाया उधर दे दिया, उधर से उठाया उधर दे दिया। और फिर सलमा आगा से सेपरेशन हुई तो उसका दिल टूट गया, और वो सदमे से दो चार ना होता अगर वो दिल फेंक होता। अब एक जगह इकट्ठे काम करना और इकट्ठे काम करते करते किसी को पसंद कर लेना, ये कोई बुराई नहीं है। ये फिल्म इंडस्ट्री में ज़रा इसलिए कि हम ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती तो लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं, वरना मोहल्ले में भी ऐसा होता है। आप किसी भी मोहल्ले में चला जाए, वहाँ इस किस्म के हादसे होते हैं, प्यार मोहब्बत भी होता है, सब कुछ होता है, अट्रैक्शन भी होती है, सब कुछ। शादीशुदा लोग भी रोमांस कर रहे होते हैं और गैर शादीशुदा भी करते हैं, लेकिन वो चूँकि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होते, वो बात उनकी महलों तक रह जाती है। ये पब्लिक की ये जो प्रॉपर्टी होती है, अब नीली की बात होगी या जावेद शेख की, तो अवाम में भी आ जाएगी, प्रेस में भी आ जाएगी। इस तरीके से मीडिया ने ये मशहूर कर दिया कि जावेद शेख और नीली का चक्कर है और इनका फेयर है। अब जब दो आदमी मिलते हैं और उनके दरमियान इस किस्म के चक्कर नहीं होते, वो इंसानी हमदर्दी के तहत एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जब हर तरफ से आवाज़ें आती हैं कि इनका कोई चक्कर है, इनका कोई अफेयर है, ये शादी करने वाले हैं, तो वो फिर वो बातें दोनों को हांट करती हैं और फिर दोनों ने बातों को डिस्कस करते हैं और फिर उनको पता चलता है कि यार हम वाकई एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार वाकई इसका मतलब है हम वाकई एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ। ये नौबत जब आई ना कि वाकई तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उस वक्त जो नीली थी बकौल जावेद शेख के भी, ये एक इंटरव्यू जो उसका सुना गया है कि उसने कहा कि वो मेरे साथ शादी करना चाहती थी, और नीली ने भी खुद ये कहा कि मैं करना चाहती थी, लेकिन ये शादी नहीं हो सकी। क्यों? ये शादी क्यों नहीं हो सकी, ये भी एक राज है। अब फिर वही बात आती है कि मुझे चूँकि आप एनालिसिस के लिए बुलाती हैं कि अगर ये सच है बात कि नीली जावेद शेख से शादी करना चाहती थी, और इसमें कोई झूठ नहीं, क्योंकि नीली जैसी आर्टिस्ट को जिस किस्म का शौहर चाहिए था, जावेद शेख में वो सारी खूबियाँ मौजूद थी। खूबसूरत था, कामयाब था, पैसा था, आदात का अच्छा था, हाथ खुला था, ये सारी बातें लड़कियों को पसंद होती हैं। तो उसने अगर शादी की ख्वाहिश की तो बुरा नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं। जावेद शेख ने शादी क्यों नहीं की, ये जो चीज़ है, मेरा अपना जो आइडिया है वो ये है कि इस दौरान एक और शख्स आता है दरमियान में, और वो बकौल लोगों के, मैं उसको जानता तो नहीं, लेकिन जो अफवाहें उस वक्त गर्दिश करती थी वो ये थी कि कोई आदमी था, वो जो डॉन था कराची का, और वो इसको चाहता था, उसने प्रपोज़ किया कि शादी करना चाहती हूँ। ये डर गई और इसने इंडस्ट्री छोड़ने का फ़ैसला किया, तो उसमें जावेद शेख भी लपेट में आ गए। अब साहबजादा शरीफ आदमी था, उसने भी ये सोचा होगा कि अगर वो डॉन इसके पीछे है, ये उससे डर के भाग रही है, तो कल डॉन मेरे पीछे भी हो जाएगा, तो हमारी ज़िंदगी जो है अजीरन हो जाएगी, तो ये अलग हो गए। अब मेरा तबसरा है, तज्जिया आपका, ये अलग हो गए। इन्होंने कोई बेवफाई नहीं की, और ना ही नीली जो थी उसने ये कभी कहा है कि जावेद शेख ने मेरे से बेवफाई की। हुआ ये है कि हालात ऐसे हो गए कि वो जो थी एक बिल्कुल तन्हा, और जैसे एक डरी हुई हिरनी सी है, भागती है पनाह गा के। तो उस वक्त एक आदमी आया उसकी ज़िंदगी में भी, जिसने उस डान की कोई परवाह नहीं की। उसने कहा मेरे साथ शादी कर लो। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा अगर शादी करनी है तो फिर ये है कि फिर सिर्फ मेरी होकर जीना है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। नीली ने शादी कर ली, और उसके बाद से आज तक नीली गुमनाम है। अच्छा, कहाँ किसी है, से क्या कर कहाँ रही है कुछ कहाँ पता नहीं, है? ये अल्लाह को पता है। लेकिन ये है कि वो कभी किसी से नहीं मिलती, ना उसने कभी इंटरव्यू दिया, ना कभी। मुझे याद है कि एक मुलाकात मेरी उसके साथ ज़रूर है। अच्छा। मैं और सलीम अहमद सलीम काले चोर के जो प्रोड्यूसर थे, हम गए थे, हाँ जी। और मुझे अच्छी तरह याद नहीं है कि वो किस इलाके में हम गए थे। शायद आई थिंक सो कि वो जौहर टाउन का कोई कोठी थी, लाहौर, जौहर टाउन, लाहौर के अंदर। तो नीली बेगम आई, हम नीचे ड्राइंग रूम में बैठे थे, सीढ़ियाँ उतर के आई। खैर वो मुलाकात हुई, बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात, हमने चाय पी। तो ऐसे ही मैंने कहा कि नीली बेगम अब आप,
गुमनाम हो गया हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में आ जाएं। तो उसने कहा जुमला मुझे अभी तक याद है, कहती नासिर साहब ये जो मुलाकात मेरी आपसे हुई है ना, इसका भी जिक्र नहीं करना आपने। और इतनी मैंने गहरी सहमी हुई थी। हाँ, और नहीं सहमी नहीं थी, मतलब एक लड़की अपने शौहर के साथ खुश ज़िंदगी गुजारे, शौहर उसके साथ है, तो उसके साथ उसका कमिटमेंट होगी कि मैं इंडस्ट्री में नहीं जाऊँगी या कोई ऐसी बात शायद नहीं शायद करूँगी, लिहाजा वो नहीं आई। और हमने भी उस मुलाकात का कभी जिक्र नहीं किया, ना किसी हम से नहीं दोबारा किया। मिलने की कोशिश की, और ना हमने किसी को कभी बताया कि भाई क्या बात हुई। हम्म, आजकल वो क्या है ये किसी को कोई पता नहीं है। बहरहाल वो जहाँ भी है इतना यकीनी आता है कि वो खुश है। तो इस तरीके से इनकी नीली के साथ ब्रेकअप हो गई। आपका वो जवाब सवाल कि ऐसा क्यों हुआ, वो मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसा हुआ होगा, वरना और कोई बात नहीं। हम्म, अब आते हैं कि जावेद शेख साहब की अपनी ज़िंदगी के बारे में अपनी राय क्या है कि वो कैसे आदमी है, क्या है। हाँ जी। मशहूर ये है कि जावेद शेख जो है वो बेबाक आदमी है और बड़े साफ गो है। अच्छा, कुछ बातों से जब उसकी मैं सुनता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि वाकई वो बेबाक आदमी है और वाकई साफ गो भी है। और दूसरी बात, साफ गो आदमी वो होता है, मैं आपको बताऊँ, जो अखलाकी या अमली तौर पर जुर्म से दूर होता है। जावेद शेख अखलाकी तौर पर कभी भी जुर्म की दुनिया में नहीं गया और ना अमली तौर पर गया है। उसका एक ही जुर्म है जिसको लोग उसको प्ले बॉय भी कहते हैं कि वो दिल फेंक है या फलां है, कि फ़लाँ से शादी की, फ़लाँ से शादी की, फ़लाँ से करना चाह रहा था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इस किस्म की जो बातें जो हो जाती हैं, तो ये कोई जुर्म, इसको मैं जुर्म नहीं कहता। कि प्यार करना, प्यार हो जाना, किसी को पसंद करना, ये जुर्म नहीं है। ये तो दिल की बातें हैं। हाँ, ये है कि किसी की ज़िंदगी को ख़राब करना जुर्म है। हाँ, तो ये अगर हम जावेद शेख की ज़िंदगी पर नज़र डालें, कभी कि उसने किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं, कभी उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे किसी के किसी की जज्बात से नहीं खेला। किसी के जज्बात से खेला हो, या किसी को बीच मंझधार में छोड़ के चला गया हो, हाँ, या किसी को ख़राब किया हो, या किसी के साथ वादा किया हो तो पूरा ना किया हो। तो उसने एक इंटरव्यू में बताया था कि ठीक है मेरी ब्रेकअप हो गई उसके साथ, जीनत के साथ, और उसके साथ भी हो गई, सलमा। सलमा आगा के साथ भी, नीली बेगम के साथ भी हो गई। उसने एक जुमला बोला जिसमें सब कुछ है। उसने कहा मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी को भी मैंने नहीं छोड़ा। जिसने अब छोड़ा इस मुझे जुमले छोड़ा। की आप गहराई देख लें। उसने कहा जितने भी रिश्ते थे मैंने हर लिहाज से निभाने की कोशिश की, और कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिस रिश्ते को मैंने तोड़ा हो या जिसको मैंने छोड़ा, ऐसा मैंने आज तक नहीं किया। इसको चैलेंज नहीं किया किसी ने, न सलमा आगा ने चैलेंज किया, न जीनत मंगी ने चैलेंज किया। तो ये उसकी सफाई भी है और इसमें उसका सारा करैक्टर भी है और सारा कुछ है इसमें, आप वो देख सकते हैं कि उसमें क्या है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इंसान जो है कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है या ऐसे अमल कर बैठता है जिससे उसको जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मिसाल के तौर पर जिस मकाम पर आज जावेद शेख हैं, आज माशाल्लाह उनके जो बेटी भी जवान है, बेटा भी जवान है, और मेरे ख्याल में शादीशुदा भी होंगे, जी, हो जी, सकता है पोते-पोतियाँ पोता भी भी हो, पोती भी हो। हैं। तो इस मौके पर जब प्रेस में या रसालों में या किसी पॉडकास्ट में इन बातों का नेगेटिव अंदाज में जब जिक्र आता है, तो बच्चे सवाल करते हैं अपने दादा से या बाप से, तो उसमें उनके बारे में गलत बातें करने वाले भी मुजरिम होते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की दिल ज़िंदगी जो है वो उसकी ख़राब हो या दिल आज़ारी हो। तो जैसा मैंने कहा कि जो काम जावेद शेख ने किया, ये कोई पहला आदमी तो इसमें बेशुमार लोगों ने किया। मुजरिम तो वो लोग होते हैं, मैं समझता हूँ प्ले बॉय, मैं उनको मानता हूँ कि प्ले बॉय वो कहता है जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है, एक लड़की की ज़िंदगी में उसको छोड़ा, अगली लड़की की ज़िंदगी में चलेगा, अगली ऐसा। उसने तो ऐसा नहीं किया, उसकी ज़िंदगी में एक लड़की है, उसको पसंद, उसने शादी कर ली। हालात को मंजूर नहीं था, खुदा को मंजूर नहीं था, अलहदगी हो गई। उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, वो भी नहीं चली जी। लेकिन उसके बाद तो फिर उसने तीसरी शादी नहीं की। कोई उसने कोई आपने ये नहीं कह सकता कि जावेद शेख ने कोई रखेल रखी हुई है या जावेद शेख की कोई गर्लफ्रेंड है या जावेद शेख ने कोई ऐसा वैसा काम किया, कुछ भी नहीं। आज वो अकेला है, अपना अकेला बैठता है, दोस्तों के साथ बैठता है, गप लगाता है, वही दस्तरखान है, वही जावेद शेख है। तो हालांकि वो जो चाहे कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। सही बात। तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने वाले जो लोग हैं,
ये गलत बात है। इस किस्म की बातों को उछालना या इस किस्म की बातों को सिर्फ अपनी पॉडकास्ट को रेटिंग बढ़ाने के लिए हाँ, बातें व्यूज हासिल करना, करने के लिए बोल देते ये हैं। मनफी बात है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम्म, और कोई भी बात जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते दूसरों के लिए भी पसंद न करें। ना करें। जो बात आप खुद नहीं चाहते हमारे साथ हो वो दूसरों के लिए भी ना करें। जावेद शेख एक हमारी इंडस्ट्री का ब्रांड है इस वक्त, बिल्कुल। और लेजेंड एक्टर है, उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है। और वो देखे ज़िंदगी के हर शोबे में फ़ाल है, आज तक फ़ाल है। हमारी इंडस्ट्री के कितने बड़े बड़े एक्टर हैं आपके सामने हैं, जिनमें शान जैसा एक्टर भी है, मुमराना भी है, और भी बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन देखे घर बैठे हुए। जावेद शेख ही है ना अकेला, जिसको वो कहते थे ये है वो है, इसको काम नहीं था, ख़त्म शुद्ध भी कर दिया, फलां कर दिया। तो आज तक वो आज कराची की फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ फ़ाद मुस्तफ़ा है, फवाद ख़ान है और दूसरे हीरोज़ हैं और हीरोइंस हैं, जब वहाँ वो डिस्कस होते तो जावेद शेख साथ डिस्कस होता है। डेफिनेटली होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और बाकायदा वो फिल्म का मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलराउंडर है, कॉमेडी भी बेहतरीन अंदाज में करता है, लोग उसकी कॉमेडी को भी पसंद करते हैं, सीरियस एक्टिंग भी करता है, एक्शन भी करता है, बाप भी अच्छा लगता है, भाई भी अच्छा लगता है, विलन भी अच्छा लगता है और हीरो भी अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। ये बड़ी बात है कि किसी आदमी हाँ, के अंदर ये versatile है। क्वालिटी हो। अच्छा, यहाँ मैंने आपसे एक सवाल करना है कि बॉलीवुड में जावेद शेख ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की, लेकिन उनको एक फिल्म ऑफर हुई थी जिसमें रेखा हीरोइन थी, उन्होंने वो फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? उसने रिजेक्ट नहीं थी, उस वक्त उनका रोमांच चल रहा था इसके साथ, सलमा आगा के साथ। अच्छा। ठीक है। और मुझे डेट याद नहीं है कि उस फिल्म में उस वक्त इनकी शादी हुई थी या नहीं, लेकिन चूँकि वो सिंसियर थे और जैसे मैंने आपसे कहा है कि वो अगर किसी से उसने प्यार किया है तो उसने दिल से किया है और उसको अपनाने के लिए किया है, उसके साथ खेलने के लिए नहीं किया। ठीक है, निभाया है अच्छी तरह। निभाया भी है। तो उस वक्त उसको सलमा आगा ने काम नहीं करने दिया था। अच्छा, रेखा के साथ हाँ जी, उसने मना कर कहा, दिया था? हाँ उसने कहा हाँ मैं बर्दाश्त ही नहीं करती कि तुम रेखा के साथ रोमांटिक सीन करो, ओह। लिहाजा उसने इनकार कर दिया। अब इससे भी एक आप अंदाज़ा लगा सकती कि अगर प्ले बॉय है वो बकौल लोगों के, तो प्ले बॉय तो इन बातों की केयर नहीं करते। हाँ। प्ले बॉय तो ठीक है भाई, अगर सलमा आगा ने मना किया तो कोई बात नहीं, मैं रेखा के साथ तो काम करूँगा। प्ले बॉय वो यानी उसकी जगह मैं रेखा को रेखा ले आऊँगा। उसने ऐसा नहीं किया। सही बात है। वो जीनत जब तक उसकी ज़िंदगी में थी उसने दूसरी किसी लड़की को, किसी मर्द और औरत को नहीं देखा। जब सेपरेशन हुई तो सलमा आगा ज़िंदगी में आई। सलमा आगा ज़िंदगी से गई, अगर नीली आई तो वो तो जिस अंदाज से मैंने आपकी तफसील बता दी, जी, जो हुआ तो उनके उसने भी उसको नहीं छोड़ा, उसको ख़राब नहीं किया, उसके साथ खेला नहीं है, साथ। तो लिहाजा अलग हो गया। और उसके बाद आज तक वो अकेला है। आज भी जावेद शेख वो जावेद शेख ही है। आज भी अगर किसी लड़की को ऑफ़र करेगा, प्रपोज करेगा, तो लड़की इनकार नहीं कर सकती। बिल्कुल भी नहीं करेंगी। हाँ, तो सही कह रहे हैं। फिर वो नहीं है तो फिर वो प्ले बॉय तो ना हुआ। हम्म, वो एक बहुत अच्छा फ़नकार है, बहुत अच्छा इंसान है और नेचर का बहुत ही आला और आला ज़र्फ़ इंसान है। खाना नहीं जानता, खिलाना जानता है, खिलाना जानता है, लेना नहीं जानता, देना देना जानता है। जानता है। और वो उन चंद खुश नसीब लोगों में से है जिनका देना अल्लाह ताला को पसंद है और अल्लाह ताला उसके बदले आज तक दे रहा है दे रहा और मेरा ईमान है देता रहेगा। शूटिंग करने के लिए उन्हें जाना था तो सेट पे जावेद शेख को पहली बार तारफ़ कराया गया इमरान हाशमी के साथ। ठीक है। इमरान हाशमी जब उन्होंने बताया डायरेक्टर ने कि ये जावेद शेख साहब है, तो जावेद शेख ने हाथ बढ़ाया आगे, अस्सलाम वालेकुम, तो उसने यूँ सलाम किया और मुँह दूसरी तरफ करके हाथ मिला के तो चला गया। ये बदतमीज़ी की उसने। तो जावेद शेख ने इस बात को बहुत माइंड किया, उसको गुस्सा भी आया। उसकी वजह ये थी कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सारे लोग इसको जावेद शेख साहब कहते थे, शेख साहब कह कर बुलाते थे। इस आदमी ने बदतमीज़ी की। तो उसके बाद जब उससे पूछा गया भाई तुमने ये बदतमीज़ी क्यों की, तो उसने जवाब में ये कहा कि बात यह है कि वो मेरे से उम्र में बड़े थे तो मैं उनके साथ बेतकल्लफ़ नहीं हो सकता था, तो मेरी उनकी दोस्ती नहीं हो सकी। हालांकि ये लेम एक्सक्यूज़ है। अगर जो उम्र से बड़ा है तो उसको तो ज़्यादा से मिलना और अच्छे ज़्यादा से मिलना एहतराम से चाहिए, मिलना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लिहाजा इमरान हाशमी ने ये बिल्कुल बकवास जवाब दिया और ग़लत जवाब दिया। उसमें जावेद शेख 100% करेक्ट थे गुस्सा करने में। और इसलिए कि जो ये तो इमरान हाशमी तो जुम्मे 8 दिन की बात है, जिस आदमी को शाहरुख खान आदमी इज़्ज़त दे, शेख साहब क्या के बुलाए, सही बात तो है। उस आदमी से ये हाथ मिलाए मुँह दूसर करके, तो ऐसे आदमी के तो मुँह पर थप्पड़ मार देना चाहिए। जावेद शेख ने अगर नहीं मारा तो ये भी उसके ज़र्फ़ की दलील है।
सर जावेद शेख ने शाहरुख खान से एक अनोखी फरमाइश की थी, वो अनोखी मैं वही फरमाइश क्या जवाब थी? देने लगा था। हम्म, वो अनोखी फरमाइश ये की थी कि जावेद शेख साहब सिगरेट पीते हैं, ठीक है। स्मोकर थे, तो स्मोकर जो है वो जब भी सीन ज़रा मुश्किल आए कोई, तो फौरी तौर पर सिगरेट पीता है। हम्म, तो ये क्या करते थे फिर इनको सेट पर, वहाँ हिंदुस्तान में यह है कि आप सेट पर सिगरेट नहीं पी सकते, सेट पर आप जूती पहन कर भी नहीं आ सकते, ओके। ठीक है। तो ये बाहर चले जाते थे, वहाँ सिगरेट पी के आना फिर आना, इतने में मूड बंदे ज़रा इजी नहीं रहता। तो एक दिन इन्होंने देखा शाहरुख सेट पर बैठे हुए, सेट पर आप जैसे ही बैठे टेबल पर थे, असिस्टेंट लाकर सामने एस्ट्रे रख ली, उसने सिगरेट लगा लिया, सेट पर पी लिया। अब शाहरुख खान को कौन रोके, कौन मना कर सकता है वैसे? लिहाजा वो सिगरेट पीते रहे, तो जावेद शेख दूर बैठे देखते रहे। तो खैर वो एक दिन अपना शाहरुख खान ने जावेद शेख कहा, यार आपको कहना चाहते हैं मेरे से, कोई ऐसा लगता है। तो उसने कहा हाँ जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहता क्या कहना चाहते हो? कहता जी देव आप सिगरेट पीते हैं ना? कहता हाँ। कहता जिस तरह आप सिगरेट यहाँ सेट पर पीते हैं, मैं भी चाहता हूँ मैं सिगरेट इस तरह सेट पर पीऊँ। सेट पर ही पियो। कहता कोई बात नहीं। हाँ, उन्होंने उसी ऑर्डर किया, उनका टेबल लगा और सामने एस्ट्रे रखो, एस्ट्रे रख दी, जावेद शेख ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। क्या बात। तो ये फरमाइश उन्होंने की थी और उन्होंने फौरी तौर पर उसे पूरा कर दिया। जबरदस्त। तो फनकार की इज़्ज़त होती है ना, तो इससे आप अंदाज़ा लगाए ना कि उस आदमी ने हिंदुस्तान में भी अपने नाम के साथ मकाम भी एंजॉय किया। तो इमरान हाशमी फिर इमरान हाशमी तो एक ही क्वालिटी है ना कि वो किसिंग में मशहूर है कि लड़कियों की किसिंग करे, शार्ट वो इस किस्म के देता है। अब मैं अपने आवाम से या अपने सामीन और मर्द नाज़रीन से एक बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जावेद शेख साहब की लाइफ ज़िंदगी आपके सामने रखी हमने। मुझे नहीं पता आपने इससे क्या सीखा, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। और मैंने ये सीखा है कि दुनिया इल्ज़ाम लगाती रहे, दुनिया जो मर्ज़ी कहती रहे, उसका जवाब न दें आप, ज़ुबान को बंद रखें। सिर्फ़ अपने ज़मीर के सामने आपको मुतमिन होना चाहिए कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला उन लोगों की ज़ुबानें खुद बंद कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।